हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्शन रिसर्च। जब हम बीएड फाइनल ईयर में होते हैं तो हमें एक एक्शन रिसर्च की फ़ाइल तैयार करनी होती है। उसी के रिलेटेड मैं आपको शेयर करूँगी कि हमें एक्शन रिसर्च तैयार कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाते हैं एक्शन रिसर्च। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना। पहले पेज पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला पेज है। पहले पेज पे रहेगा नंबर 1 पर योजना का शीर्षक। जो आपका शीर्षक होगा, मतलब आपका जो टॉपिक है, आपने जो समस्या ली होगी कि ये है कि रिसर्च किसके ऊपर करेंगे, कोई प्रॉब्लम के ऊपर। तो अब जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। इधर मैंने लिखा है कुछ छात्रों को विज्ञान विषय के सूत्र समझना आना, यानी कि फॉर्मूला और इक्वेशन जो होते हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं। आप कोई भी समस्या ले सकते हैं, जैसे कि गणित की क्लास में बच्चों का मन ना लगना, या फिर गणित की क्लास होते ही बच्चों का क्लास से भाग जाना, या फिर इंग्लिश की क्लास उनने अरुचिकर लगना। आप कोई भी समस्या ले सकते हैं। आप वो समस्या लेंगे और योजना के शीर्षक में लिख देंगे। इसके बाद अनुसंधानकर्ता का नाम, मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। आप रिसर्च करेंगे तो आपका नाम आएगा। 3rd नंबर पे है छात्र का नाम। आप किन छात्रों के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। जबकि जब हम पीएचडी करते हैं तो हमको लिखना पड़ता है कि हम या फिर हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है कि ये रिसर्च हमने उनके ऊपर करी, या फिर हमने उस विद्यालय के बच्चों पे करी, या उस क्लास के बच्चों के ऊपर करी। तो ये जो रिसर्च की गई है वो है कक्षा 9 10th के कुछ छात्र। इसके बाद विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। इसी के साथ साथ हम आएंगे सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर सबसे पहले हेडिंग रहेगी समस्या। समस्या में है कुछ छात्रों को विज्ञान विषय के सूत्र समझना आना। सेकंड पे समस्या का सीमांकन व परिभाषीकरण। इसमें लिखेंगे कक्षा 9 और 10 के कुछ छात्रों को विज्ञान विषय का महत्व बताना और विज्ञान विषय के सूत्र समझने के लिए रुचि उत्पन्न करना। 3rd नंबर पे हेडिंग आएगी प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य, मतलब जो आपका अनुसंधान है उसके उद्देश्य क्या है। नंबर 1 छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनके सूत्रों के गुण समझाना। सेकंड है छात्रों को विज्ञान विषय के सूत्रों के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। थर्ड है छात्रों को विज्ञान विषय के सूत्रों के माध्यम से विषय का सरलीकरण करना सिखाना। 4th नंबर पे है छात्रों को विज्ञान विषय के सूत्रों द्वारा कम समय में प्रश्नों के हल करना सिखाना। और ये जो हमने लिखे हैं प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य, ये आपकी प्रॉब्लम के बेसिस पे चेंज होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ विज्ञान विषय के सूत्रों के माध्यम से, अगर आपकी समस्या कुछ और है, आपकी समस्या गणित विषय को लेकर के, तो यहाँ पर आपका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। 4th नंबर पे है समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र कक्षा 9 और 10 के कुछ छात्रों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना किस क्लास के बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, आप उन्हीं क्लास के बच्चों के ऊपर ये अनुसंधान करेंगे। 5th है विद्यालय के लिए क्रियात्मक योजना की उपयोगिता। छात्रों को विज्ञान के सूत्रों की समझ विकसित करना, सूत्रों के माध्यम से पाठ का सरलीकरण करना, ताकि छात्र विषय वस्तु को समझने में रुचि उत्पन्न कर सकें। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे 3rd पेज पर। हमें करना क्या होता है, हमें एक प्रश्नावली प्रपत्र तैयार करना आता है उनके लिए जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च करना हमारा काम है तो ये टफ टास्क हमारे लिए है। और जब हम एक प्रश्नावली प्रपत्र तैयार करेंगे तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन रखेंगे और उनके जवाब जिनके ऊपर हम अनुसंधान करेंगे उनसे सिर्फ हाँ या ना में लेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें प्रश्नावली प्रपत्र कैसे तैयार करना है। सबसे पहले समस्या आएगी कुछ छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान विषय के सूत्र ना समझ आना। छात्र का नाम लिखेंगे प्राची, अनुष्का, हर्ष, खुशी, अंश, कोयल, नेत्रा। आप इसकी जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्लास के बच्चे होंगे आप उनके नेम लिख देंगे। कक्षा 9 और 10 के छात्र, निर्देश उत्तर केवल हाँ अथवा नहीं में ही देने हैं। इसी के साथ आप प्रश्न तैयार करेंगे। कम से कम आपको 20 प्रश्न रखने हैं। आप जब 20 प्रश्न बच्चों को देंगे और उनसे हाँ या ना में जवाब लेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि मेन दिक्कत बच्चों को कहाँ आ रही है। सबसे पहले क्रम संख्या रहेगी, उसके बाद प्रश्न आएंगे और आंसर उनका रहेगा हाँ या नहीं में। पहला प्रश्न आप दे सकते हैं, क्या आपको विद्यालय आना अच्छा लगता है? तो बच्चों ने इसमें टिक किया है हाँ में। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको विद्यालय का वातावरण अनुकूल लगता है? तो बच्चों ने इसमें भी हाँ में टिक किया है।
क्या आपको विद्यालय में पढ़ना अच्छा लगता है? इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रश्नावली प्रपत्र में रखेंगे और आंसर आप बच्चों के बेसिस पे उसमें टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको विद्यालय में पढ़ना अच्छा लगता है? फोर्थ, क्या आपको अपनी कक्षा में विषय समझ आते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आपको विज्ञान विषय में रुचि है? फिफ्थ, क्या आपको विज्ञान विषय कठिन लगता है? सेवेंथ नंबर पर रहेगा, क्या आपके साथी कक्षा में शोर करते हैं? एट्थ नंबर पे, क्या आपके शिक्षक आपको उचित प्रविधि से पढ़ाते हैं? तो देख लिया आंसर में बच्चों ने नहीं दिया है। नाइन्थ क्वेश्चन, क्या आपके शिक्षक उचित भाषा का प्रयोग करते हैं? कभी क्या होता है कि ये शिक्षक जो है वो एक टफ लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। मान के चलिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वहाँ पर आप इंग्लिश का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चों की जो रीजनल लैंग्वेज होगी आपको उसमें बात करनी है। आप वहाँ पर अपना ज्ञान इस तरीके से नहीं दिखाएंगे कि देखो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, अगर आप बच्चों को बच्चों की भाषा में रह करके समझा पा रहे हैं तब आपकी इंटेलिजेंस वहाँ पर काम करेगी। 10th क्वेश्चन देखेंगे, क्या आपके शिक्षक उचित श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं? 11, क्या आपके शिक्षक विज्ञान सूत्रों का सरलीकरण करते हैं? 12 नंबर, क्या आपकी कक्षा में उचित बैठने की व्यवस्था है? 13, क्या आपकी विज्ञान विषय की कक्षा प्रतिदिन होती है? 14, क्या आपके अधिक गृह कार्य मिलता है? 15, क्या आप उचित ढंग से घर पर पढ़ाई का समय निकालते हैं? इसी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे और आपको प्रश्नावली प्रपत्र तैयार करना होगा। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि बच्चों को किस क्षेत्र में दिक्कत आ रही है और आपको कहाँ काम करने की आवश्यकता है। 7th पॉइंट है समस्या के कारणों का विश्लेषण। अब हमें समस्या पता चल गई, लेकिन हम उनके जो कारण हैं हम उनका विश्लेषण करेंगे। इसमें लिखा जाएगा, सर्वप्रथम शोधकर्ता द्वारा समस्या के कारणों को जानने के लिए प्रश्नावली व साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नावली स्वनिर्मित हो। शोधकर्ता द्वारा समस्या के कारणों का विश्लेषण स्वनिर्मित प्रश्नावली के द्वारा किया गया है। प्रश्नावली के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित कारण स्पष्ट होते हैं। कारणों का विश्लेषण अब देख लेते हैं। हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले समस्या का सीमांकित रूप, दूसरा कारण और तीसरा कॉलम रहेगा कारण पता लगाने का माध्यम। समस्या का सीमांकित रूप में लिखा जाएगा, कक्षा 9-10 के कुछ छात्रों को विज्ञान विषय के सूत्र ना समझ आना। कारण में आएगा विज्ञान विषय कठिन लगना। दूसरा रीज़न है विज्ञान विषय की कक्षा उदासीन और नीरस लगना। तीसरा, विज्ञान विषय को सरल और रुचिपूर्ण ढंग से ना पढ़ाना। तीसरा कॉलम देखेंगे, कारण पता लगाने का माध्यम। इसमें आएगा छात्रों का अवलोकन करके, विद्यार्थियों से प्रश्नावली भरवाकर और छात्रों से बात करके। इस तरीके से अब हम आएंगे एंड के पेज पर। 8 पॉइंट है क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण। इसमें प्रथम उपकल्पना आएगी, द्वितीय आएगी और यहाँ पर आप तृतीय उपकल्पना भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ 9th नंबर का पॉइंट है क्रियात्मक उपकल्पना के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा का निर्माण। सबसे पहले आप क्रियाएं लिखेंगे, दूसरा कॉलम विधि, तीसरा अपेक्षित साधन और 4th नंबर पर रहेगा समय। आप क्रियाएं देख सकते हैं 1 by 1। पहली क्रिया है विज्ञान विषय में अभ्यास पाठ कार्य की सूची बनाना। विधि में देखेंगे शिक्षक के द्वारा निरीक्षण विधि का प्रयोग करना। अपेक्षित साधन क्या क्या रहे हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तकें एवं अन्य साधन। और समय इसमें कितना लगेगा, 10 दिन। इसी तरीके से आप 2, 3, 4 और 5 क्रियाएं इसमें रखेंगे। जब आप किसी उपकल्पना का रूपरेखा का निर्माण करेंगे तो आप कम से कम 5 क्रिया उसमें रखेंगे। 5वें नंबर की आप रख सकते हैं बीबी में समझाकर, यानी ब्लैक बोर्ड में समझाकर। विधि में आएगा विज्ञान व अन्य विषयों के अध्यापकों के द्वारा निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। अपेक्षित व्यवहार, अपेक्षित साधन में आ जाएंगे पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तकें एवं अन्य सामग्री। और समय कितना लगेगा इसमें, 1 माह का। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी क्रियात्मक उपकल्पना के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे मूल्यांकन पर। मूल्यांकन में आप देख सकते हैं हमने लिखा है उपकल्पनाओं की रूपरेखा को लागू करने के पश्चात प्रतिदिन अध्यापकों के मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए शिक्षक लिखित रूप से या अन्य माध्यमों से छात्रों के सुधार तथा उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं।
इसके बाद आएगा अंतिम निष्कर्ष, यानी कि जो आखिरी कंक्लूजन होगा। एंड में आप आपने रिसर्च करी, आप रिसर्च में कहाँ तक पहुँचे, उसका अंतिम निष्कर्ष लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में लिखा है, क्रियात्मक अनुसंधान को लागू करने के पश्चात 82% छात्र छात्राओं ने सुधार किया। जैसे कि आपको पता चल गया कि समस्या ये है, आपने समस्याओं के कारणों का पता लगा लिया, अब किस तरीके से उन कारणों का निवारण किया जा सकता है, तो वो जब आप बच्चों के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद देखने को मिला कि 82% छात्र छात्राओं के बीच में सुधार हुआ है। आखिरी हेडिंग है, अन्य व्यक्तियों को परिणामों की सूचना देना। इसमें लिखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना और परिणामों का शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं में प्रकाशन करवाना, ताकि शोध के परिणामों से अन्य व्यक्ति भी परिचित हों और उसका लाभ उठा सकें। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिसर्च आती है कि फ़लानी रिसर्च फ़लानी यूनिवर्सिटी के छात्रों पे की गई, या फिर एक रिसर्च हमने फ़लाने आयु वर्ग के लोगों पे की गई। वो रिसर्च एक पर्टिकुलर आयु वर्ग या पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर की गई, लेकिन उस रिसर्च का फ़ायदा बाकी के सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 12th पॉइंट में यही है कि जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे मैगज़ीन न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएं, ताकि उस रिसर्च से जो भी सीख मिली है या फिर जो भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आया है वो सोसाइटी के बाकी के लोगों को भी बेनिफिट करे। तो इस तरीके से हमारी एक्शन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन, थैंक यू।